चलिए प्यारे बच्चों, आज क्लास 8 का विज्ञान का विषय हम लोग शुरू करेंगे और बिहार बोर्ड की ये कक्षा 8 की विज्ञान है। और आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है प्रकाश का खेल। तो आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के खेल के बारे में। हम सब जानते हैं कि हमारी सभी ज्ञानेंद्रियाँ में आँख एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिया है और इसकी सहायता से हम अपने सामने पड़ने वाली अनेक वस्तुओं को दिन के उजाले में तो देखते ही हैं, रात्रि में भी कभी कभी चंद्रमा और तारों को देख पाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि देखना कैसे संभव हो पाता है? दिन के उजाले में आप अपने घर की खिड़की से जिन जिन वस्तुओं को देख पाते हैं, क्या बगैर चांदनी वाली अंधेरी रात में भी उन वस्तुओं को देख पाते हैं? इन सभी सवालों का जवाब इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा। चलिए आइए तो सबसे पहले शुरू करते हैं, वस्तु को देखने में कौन सी चीज़ें सहायक है। देखिए, ये एक लड़की है और यहाँ मोमबत्ती है। तो अगर अंधेरे से अगर कोई लड़का डरता है तो अंधेरा दूर करने के लिए क्या करता है? मोमबत्ती जलाता है, लाइट जलाता है, टॉर्च जलाता है, मोबाइल का फ्लैश ऑन करता है या बल्ब जलाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि दिन में दूर तक दिखाई देने वाले पेड़ पौधे रात में क्यों नहीं दिखाई देते? क्या वस्तुओं को तभी देख पाएंगे जब आंखें बंद या वस्तु आपकी पीठ की तरफ रखी हो तो मुड़कर देखने की न दिया जाए? मतलब अगर आप पीछे मुड़ के क्या मोमबत्ती को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, है ना। और अगर आप टेबल पे बैठे हैं तो टेबल के नीचे क्या है वो देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, बिना मुड़े नहीं देख सकते हैं। फिर उसको सामान को देखने के लिए हमें मुड़ना पड़ेगा या हमें पलटना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ है कि जब तक प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर टकराती नहीं है तब तक वो वस्तु हमें दिखती नहीं है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक वस्तु है और ये सूरज की रोशनी, यहाँ से जो प्रकाश आ रही है ये इस पर टकरा कर किसी के आँखों से होते हुए ये जब आँखों में टकराती है तभी वो वस्तु हमें दिखती है। और सपोज करेंगे कि यही अगर वस्तु है और प्रकाश नहीं है, वो ये इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें हमारी आँखों पर नहीं टकराएगी और ये वस्तु जो है हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, दिखाई नहीं देगा। तो इसी प्रकाश का खेल यही है, मतलब बिना हम इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते। एक कार्यकलाप दिया हुआ है कि 3-3 छात्र या छात्रा समूह बनाएं और जिसमें एक आगे की तरफ देखेंगे, दूसरा उनकी पीठ की तरफ अपनी अंगुली या अन्य वस्तु रखेंगे, इसकी संख्या बढ़ाते घटाते रहेंगे और तीसरा छात्र या छात्रा पहले से उस संख्या को पूछेगा। पहले छात्र द्वारा जवाब में गलत आने पर चर्चा करेंगे। ये वाला जो गेम है बचपन में आपने खेला होगा, जब क्रिकेट खेलते हैं हम लोग तो एक लड़का के पीछे एक लड़का हाथ रख देता है, 1, 2 या 3, और उससे गेस करने के लिए कहा जाता है। अगर वो सही अनुमान लगा पाता है तो वो उसको मिल जाता है, या नहीं लगाता है तो जो हम लोग रखे हुए रहते हैं बोले वो दे देते। तो वही चीज़ है, हम बिना प्रकाश पड़े हुए हम किसी को चीज़ को नहीं देख सकते। केवल आँखों के द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाली प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश करे और यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित वस्तु से परावर्तित हो सकता है, अर्थात स्वयं प्रकाश स्रोत से दिखती है अथवा किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ रहा है तो हमारी आंखों में परावर्तित होकर पहुंचती है। अब आते हैं कि जब छाया और प्रतिबिंब कैसे बनता है। छाया क्या है और प्रतिबिंब क्या है? आपने देखा होगा जब रोशनी में जब आप चलते हैं तो आपका छाया बनता है। हाथ की अंगुलियों को प्रकाश के सामने रखिएगा तो अनेक आकृतियाँ बन जाती हैं। हम उन्हीं हाथों को मोड़ मोड़ कर पशु पंछी का आकृति बनाते हैं। कक्षा 6 में आपने पढ़ा होगा। ज़्यादा गर्मी रहने पर इस गतिविधि को न किया जाए, बेहतर होगा जाड़े के दिनों में किया जाए, क्योंकि इसमें धूप में रहना है। तो ये यही समझा रहा है कि एक छड़ी लेंगे और दोनों के किनारे ए बी रख लेंगे। ए वाले भाग को छात्र के सिर की तरफ रख कर बी वाले भाग को उसको छाया की तरफ देखने की छड़ी का सिरा ए किस तरफ इंगित करता है। इस तरह से आगे पीछे जब हम छाया को पीछे करते हैं तो हमारा वस्तु जैसे जैसे आगे पीछे होता है, छाया भी वैसे वैसे आगे पीछे होता रहता है।
प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, इसके लिए कोई संबंध है, मतलब ये मोमबत्ती की तरफ से हम लोग समझ सकते हैं कि प्रकाश की रेखा। एक और ध्यान रखेंगे कि प्रकाश की जो रेखा है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। अब इसको एक्टिविटी के आधार पर समझते हैं। एक पाइप ले लेते हैं हम लोग सीधी वाला, और एक लड़के को कहेंगे यहाँ से तुम देखो, और यहाँ पे हम जलती हुई मोमबत्ती रख देंगे। अब जब यहाँ से जो प्रकाश की किरणें चलेगी वो सीधी रेखा में चलेगी, तो हमें दिखाई देगी मोमबत्ती की लौ। लेकिन अगर वही हम पाइप को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दें तो जो बंदा यहाँ पे देखेगा उसको मोमबत्ती की लौ यहाँ पर आके नहीं दिखेगी। यानी कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। सीधा रेखा में गमन करना ही प्रकाश की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है, सबसे बड़ा गुण वही है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अब आता है कि हम इस निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि छाया बनने के लिए क्या क्या आवश्यकता है। तो छाया बनने के लिए 3 चीज़ें की आवश्यकता है। सबसे पहली प्रकाश स्रोत का होना आवश्यक है, प्रकाश स्रोत नहीं होगा तो फिर छाया नहीं बनेगा। दूसरा, अपारदर्शक वस्तु का होना आवश्यक है। अपारदर्शक वस्तु मतलब जो वस्तु को, प्रकाश को आर पार जाने ना दे। जैसे कक्षा 6 में आपने पढ़ा होगा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। उसी में से अपारदर्शक आता है जो वस्तु को आर पार जाने, प्रकाश को वस्तु से आर पार न जाने दे। और पर्दे का होना आवश्यक है जिस पे हमें छाया बनता हुआ दिखेगा। जिसे आप देख सकते हैं कि ये मोमबत्ती है, इससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें, ये बल्ब है तो बल्ब का यहाँ पे छाया बनाएगी। तो हमें पहले प्रकाश की स्रोत का आवश्यक हुआ। मोमबत्ती प्रकाश का स्रोत है। ये अपारदर्शक वस्तु है जो प्रकाश की किरणों को रोकेगी, जहाँ रोकेगी वहीं जाके इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो पर्दा है, ये पर्दा है और पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि उपयुक्त चित्र में पर्दा पर लकड़ी की छाया का आरेख बनाइए। सोचिए अगर लकड़ी के स्थान पर शीशा रखा जाए तो छाया का निर्माण हो पाएगा। तो शीशा रखने पर फिर वो परावर्तित हो जाएगा। दर्पण है, उसके आगे हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। क्या सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का भी छाया निर्माण से कोई संबंध है? हाँ, बिल्कुल है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तो छाया का ही मेन है। छाया है तो बनता है। जैसे सपोज करेंगे ये हमारा सूरज है और ये पृथ्वी है। जब पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा, और ये अर्थ है मतलब पृथ्वी है, और ये सन है मतलब सूरज है। जब इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें चांद से रोक लेता है तो यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें बनती है। ये इसका छाया और प्रतिछाया कहते हैं। तो क्या होता है, सूरज, यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए सूरज दिखाई नहीं दे पाता है, तो उस समय सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक है। और उसी प्रक्रिया में अगर यहाँ पे मून आ जाए, यहाँ पे मून आ जाए और बीच में अर्थ आ जाए, तो हम फिर धरती पर जो सूरज की प्रकाश पड़ेगी हम चंद्रमा को नहीं देख पाएंगे। तो इस तरह से चंद्र ग्रहण लग जाता है। तो छाया और प्रतिछाया का ही एग्जाम्पल है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो इस किताब में आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 144 में ये जो लाइन कह रहा है वो सही है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का भी छाया निर्माण से संबंध है। कक्षा 7 में आपने सीखा है कि कोई भी चमकदार सतह दर्पण की तरह काम करती है तथा अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है। विभिन्न चमकदार सतहों पर आपने अपना प्रतिबिंब देखा है या किसी वस्तु को प्रतिबिंब का अवलोकन किया है। क्या अब आप बताइए कि छाया और प्रतिबिंब में क्या अंतर अनुभव करते हैं। प्रतिबिंब बनने में परावर्तन की क्या भूमिका है, परावर्तक, पृष्ठ और प्रतिबिंब निर्माण में क्या असर। अब इस चीज़ को समझते हैं। देखिए छाया में हमने आज क्या पढ़ा कि छाया में एक सोर्स है, स्रोत है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। यानी कि जिस वस्तु के पास, जिस वस्तु के पास स्वयं का प्रकाश है, स्वयं का प्रकाश है, तो वो कहलाता है दीप्तमान, दीप्तमान वस्तु। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट।
और जिसके पास अपना प्रकाश नहीं है वो कहलाता है प्रदीप्तमान। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये समझना है कि प्रकाश है तो वो किसी वस्तु पे जब पड़ेगा, जैसे ये पेंसिल है और पेन है सॉरी, और ये आप देख रहे हैं कि बल्ब की जो लाइट है वो इसके ऊपर पड़ रही है, तो बल्ब का जो लाइट है वो इधर से चला जा रहा है, लेकिन ये वाले हिस्से पर जहाँ पेन है वहाँ पे नहीं जाने दे रहा है, तो इसका एक छाया यहाँ बन रहा है, आप देख रहे हैं, तो छाया ये कहलाए। लेकिन प्रतिबिंब जो है, जब भी किसी परावर्तक सतह से, जैसे मान लीजिए ये परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह पीछे से ये कलर कर देते हैं जो कहेगा कि ये समतल परावर्तक सतह है। समतल मतलब होता है ना प्लेन, इस तरह ये बोर्ड प्लेन है, उसी तरह समतल परावर्तक सतह है। और जब ये वस्तु यहाँ पे है तो इससे जो चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो इस वस्तु परावर्तक सतह से टकराएगी और वापस चली जाएगी। और ऐसे ही बहुत सारे किरण आते हैं, तो जो किरणें एक दूसरे से कहीं पे कट करेंगी वहाँ पे इमेज बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई बंदा देख रहा है ना, ये आँख बना देता हूँ मैं, तो ये देख रहा है, तो इसकी आँखों में ये जाके कट करता है, तो ये इसको दिखाई लगभग लगता है कि ये वस्तु यहाँ पे है, तो ये प्रतिबिंब कहलाता है। और ये जो हमने समझा ये छाया कहलाता है। छाया में सोर्स की ज़रूरत है, प्रतिबिंब में भी सोर्स की ज़रूरत है, वस्तु की ज़रूरत है, वस्तु की ज़रूरत है, लेकिन पर्दा डिपेंड करता है ना। तो हमारे पास जैसे ही हम प्रतिबिंब की बात करते हैं तो परावर्तन पहले समझना होगा, क्योंकि प्रतिबिंब बनता ही है परावर्तन से। छाया के लिए परावर्तन की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रतिबिंब के लिए हमारे पास परावर्तन की ज़रूरत है। तो पहले समझते हैं कि परावर्तन क्या है। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है? देखिए, परावर्तन है जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चलती हैं और फिर किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में, उसी दिशा में, ना कहें अलग दिशा भी हो सकती है, लेकिन उसी माध्यम में चली जाए, तब हम उसे परावर्तन कहते हैं। यानी कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड परावर्तन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे एक शीशा रखा है, इसने एक शीशा यहाँ रखा है और यहाँ से टॉर्च जलाया जा रहा है। तो ये लाइट जब यहाँ टकरा रही है तो ये इसको जाने नहीं दे रहा है उधर, परावर्तक सतह है, इसलिए इसको परावर्तित कर दे रहा है। मतलब जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में, मेरे कहने का मतलब माध्यम का मतलब समझिए, ये हवा है तो हवा में ही उसने परावर्तन किया, फिर उसी दूसरी जगह पे हमने एक और शीशा रखा है तो वो उसको भी उसी दिशा में परावर्तित कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि प्रकाश की जो किरण है, मतलब देखिए एक लाइन में जो आती है उसे हम किरण कहते हैं। अब यहाँ किरण समझते हैं क्या कहलाता है। देखिए, किसी सोर्स से, सोर्स मतलब जहाँ जिसके पास सोर्स है, मान लो ये हमने सॉरी एक मिनट, मान लो हम कैंडल बनाते हैं, मतलब मोमबत्ती, तो मोमबत्ती से जो निकलने वाली प्रकाश है वो चलेगी ऐसे। तो जब एक रो की बात करते हैं, मतलब एक प्रकाश के, तो इसको हम किरण कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारा निकलता है, ऐसे तो मोमबत्ती से बहुत सारा निकलता है, इसको हम किरण पुंज कहते हैं। याद रखिएगा, किरण पुंज किरणों का समूह होता है। और किरण क्या है, तो प्रकाश से निकलने वाली प्रकाश की उसको किरण कहते हैं। तो प्रकाश का एक किरण पुंज हमें दिखेगा, और किरण पुंज के गमन पथ के सामने समतल दर्पण अगर आप रखते हैं तो परावर्तित हो जाता है। तो क्या कहता है, किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कि ये वाला जो किरण है इसको हम आपतित किरण कहेंगे। यानी कि कहीं से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं, और जब वो परावर्तित हो जाती है तो उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरण आती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और इसके बीच में चलेंगे पहले। अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं बाबू। मान लीजिए ये हमारा समतल पृष्ठ है और ये चली प्रकाश की किरण। तो अभी हमने सीखा है कि जो किरण कहीं से चलेगी उसे हम आपतित किरण कहेंगे, आपतित किरण। और जब ये प्रकाश के परावर्तक से टकरा के चली जाएगी तो उसे हम परावर्तित किरण कहेंगे।
इन्हीं दो के बीच में ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसके बीच में हम लोग एक इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक लाइन खींच लेते हैं, उसी को हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो इसीलिए इसको लंब, ये अभिलंब कहलाता है। इसको समझना है, ठीक। अब आप इस पिक्चर के माध्यम से समझेंगे और हम लोग इस किताब में समझते हैं। देखिए, उपयुक्त क्रियाकलाप में समतल दर्पण के स्थान पर एक रेखा खींचा गया, उस रेखा से ऊपर दर्पण पर रुख कीजिए। दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा जिस बिंदु पर आपतित किरण को दर्शाती है, उस दर्पण पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा अगर हम खींचते हैं तो इसी रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। ये एक अभिलंब है जो 90 डिग्री बनाती है। ये प्रावर्तिक सतह है, ये जो है हमारा सतह है, और इस सतह से ऐसे ये 90 डिग्री बनाए, ऐसे बनाए, तो इसको हम कहते हैं अभिलंब। चलिए आगे के पेज में चलते हैं। यहीं पे यहाँ समझाया है, ये प्रावर्तक सतह है और ये हमने एक काल्पनिक लाइन खींचा जिसको हमने अभिलंब कहा। अब ये हो गया हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण को आई कहते हैं। आई इसलिए कहते हैं बाबू क्योंकि इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंस, और परावर्तित को आर इसलिए कहते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसका नाम है रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसीलिए आपतित किरण को आई कहा गया, इंसिडेंट रे, और आर को रिफ्लेक्शन रे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तन किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यानी कि ये लाइन और ऐसे वाले को हम ये कोण कहते हैं, इसका नाम पड़ा आपतन कोण, और इसको हम कहते हैं परावर्तित कोण, परावर्तन कोण। अब इससे दो नियम बनते हैं। पहला, परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम। अब ये दो नियम क्या है समझिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर होगा, मतलब देख रहे हैं ना, एक ही बिंदु पर है। तो एक नियम ये बना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। और दूसरा नियम बनता है कि ये कोण जिसको हमने एंगल आई कहा और ये कोण जिसको हमने एंगल आर कहा, ये दोनों बराबर होंगे। यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये दो नियम। तो परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। पहला, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया गया है, इसमें आपको भरना है। अगर आपतन कोण 45 है तो परावर्तन कोण भी 45, आपतन कोण 60 तो परावर्तन कोण भी 60। उस तरह से अलग अलग एंगल पे करना है। बाबू ये आपके पास दो क्वेश्चन है, इसको आप बना के कमेंट में सेक्शन में आप बताइएगा कि आपने बनाया कि नहीं बनाया। समतल दर्पण के अनुदिश प्रकाश की किरण डाला जाए तब क्या होगा? तो समतल दर्पण के अनुदिश प्रकाश की किरण डाला जाएगा तो परावर्तित हो जाएगी। समतल दर्पण पर प्रकाश अभिलंब के अनुदिश डाला जाए तो क्या होगा? तो वो उसी दिशा में चली जाएगी। अगर हम प्रकाश को एकदम ऐसे सीधी रेखा में ही भेजते हैं तो परावर्तन इधर ही होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा आपतित किरण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो अगर आपतन कोण हमारा सीधी रेखा में मतलब 90 डिग्री पे है तो परावर्तन कोण भी 90 डिग्री पे होगा, समझे। चलिए आगे आते हैं। समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखकर उपयुक्त क्रियाकलाप किया गया। अब अगर समतल दर्पण को क्षैतिज रखकर क्रियाकलाप करें तो आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे मापेंगे? आपतित किरण आपतन बिंदु और अभिलंब परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, ये दूसरा नियम है, ये लिखा हुआ, ये हमने अभी समझाया है। उसके बाद आता है कि नियमित और विसरित परावर्तन क्या होता है। देखिए, नियमित का मतलब हो गया ना कि अगर परावर्तक सतह एकदम समतल है तो नियमित बनेगा। नियमित मतलब एक पैटर्न में रहेंगे, है ना। जैसे आप यहाँ पे समझिए फिगर के माध्यम से कि अगर ये हमारा सरफेस जो है एकदम से परावर्तक सतह एकदम समतल है तो ये लाइट आएगी और इधर जाएगी, दूसरा लाइट आएगा इधर जाएगा, तीसरा आएगा इधर जाएगा, मतलब एक बड़ा अच्छा सा प्रतिबिंब मतलब परावर्तन की तरफ रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये नियमित है। नियमित मतलब पैटर्न बन रहा है, ये उल्टा सीधा नहीं हो रहा है।
इसीलिए घरों के दीवारों पे हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं अच्छा से, जिससे पता चले। लेकिन अगर वही सरफेस ऐसे है तो प्रकाश की किरणें आएगी और इधर भागेगी, एक इधर आएगा इधर भागेगा, तो ये नियमित नहीं बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। तो जब हमारे पास प्रकाश की जो पुंज है अगर वो टेढ़ा मेढ़ा बना रही है तो उसे हम नियमित नहीं कहेंगे, विसरित परावर्तन कहेंगे। यानी कि नियमित परावर्तन उसे कहते हैं जो एक दूसरे के समांतर परावर्तित किरणें हों, और विसरित परावर्तन उसे कहते हैं जहाँ पे ये समांतर नहीं होती हैं, तो ऐसे अनियमित होते उसे हम कहते हैं विसरित। अब यहाँ फिगर में देखिए ये फिक्स्ड है, अगर प्रकाश की किरणें आई तो ऐसे गई, ये आई तो ऐसे गई, तो ये समांतर है एक दूसरे के, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन एक दूसरे के समांतर है, तो समांतर है तो नियमित परावर्तन है। और देखिए ये लाइन समांतर नहीं है, ये एक दूसरे को यहाँ कट कर देगा, ये ऐसे जाएगा तो इधर कट कर देगा, तो जहाँ कट जाए उसको हम लोग नहीं कहेंगे, समांतर नहीं है, इसीलिए ये कहलाता है विसरित परावर्तन। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि परावर्तित, एक चीज़ यहाँ लिखा हुआ है इसको पढ़ लेंगे। किसी परावर्तक सतह से परावर्तित किरण को किसी अन्य परावर्तक सतह पर आपतित किया जाए तब पुनः परावर्तन हो सकता है। हाँ हो सकता है, जैसे अभी इस पेज में एक पिक्चर था, आप वहाँ देखिएगा, ये एक परावर्तक सतह है, फिर इसी किरण को हमने दूसरे परावर्तक सतह से भेज दिया, तो एक परावर्तक सतह से दूसरे परावर्तक सतह में आप भेजेंगे तो वही घटना होगी, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ रहे हैं, परावर्तन तो होता रहेगा। चलिए आइए, परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन, परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन, इसी के एग्जाम्पल में मैंने बताया। जैसे आप हजाम या सैलून में जाते हैं तो आप अपना पिक्चर यहाँ देखते हैं और ये पिक्चर फिर यहाँ बनता है, तो इस तरह से आप देखते हैं तो लगता है कि बहुत दूर तक सैलून है, क्योंकि शीशे के अंदर परावर्तन का परावर्तन होते रहता है। देखने के लिए करते हैं, आप बाल कैसे कटे, आपके सामने वाले दर्पण में आपके चेहरे के सामने का भाग दिखाई पड़ता है, आपके सिर के पीछे वाली बालों को देखने के लिए एक और दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। इस दूसरे दर्पण में आपके सिर के पीछे सामने वाले दर्पण के समांतर रखा जाता है, जिसके कारण सामने वाले दर्पण के सिर के पीछे के बालों को आप देख सकते हैं। सोचिए ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि परावर्तन सतह परावर्तक सतह को फिर से आपतित कर देता है। यानी कि अगर ये एक परावर्तक सतह है तो यहाँ से चलने वाली किरण इसके लिए आपतित किरण हो गई और इसके लिए परावर्तित हो गई, तो इस तरह से चलता रहता है। इसको इस तरह से इसके उपयोग से हम बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुप्रतिबिंब बना सकते हैं। जैसे इस लड़की ने पेरिस्कोप बनाया है, एक कार्डबोर्ड रखा है, तो इस शीशे को ऐसे समांतरित करके रख देने पर आप देखते हैं तो आप नीचे से दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं, उसको बहुप्रतिबिंब कहते हैं, है ना। दो दर्पणों को अगर हम किसी खास कोण पर रख दें, दो समतल दर्पण को अगर हम किसी खास कोण पर रख दें, यहाँ पे देखिए एक समतल दर्पण ये है, एक समतल दर्पण ये है, दोनों को 90 डिग्री पर रखा गया है और एक बटन रख दिया गया है, तो कितने हमारे पास इमेज बन रहे हैं? 1, 2 और 3। उसी तरह हम अलग अलग तरीक़ों से बना सकते हैं। इसका एक फार्मूला आता है बाबू, उसको समझना है। जैसे मान लीजिए थीटा होता है, थीटा को कहते हैं कोण, थीटा छोड़िए आप कोण समझिए, कोण बटे ऊपर कर देंगे 360 और नीचे हो जाएगा कोण और माइनस कर देंगे 1। यानी कि अब इसको कैसे समझते हैं समझिएगा थोड़ा। जैसे कि हमने 90 डिग्री पर दो समतल दर्पण को ऐसे रखा है, जैसे एक समतल दर्पण ये है और एक समतल दर्पण ये है, और ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक वस्तु रखा, एक प्रतिबिंब यहाँ बना, एक प्रतिबिंब हमें यहाँ दिखेगा और एक प्रतिबिंब हमें यहाँ दिखेगा, 3 दिखा। तो अगर मान लीजिए आपके पास दर्पण नहीं है और आपको मैंने कहा कि बाबू 60 डिग्री पर आप इसको रखो, तो कैसे बनाओगे? तो फार्मूला है 360 बटे जो डिग्री आपको दिया गया। जैसे प्रूव करते, पहले 90 डिग्री मैंने दिया था, -1 करते, 0 से 0 कटा, 9 चौके 36, तो 4 में से 1 गया, 3 प्रतिबिंब बनेगा। कब? जब 90 डिग्री पर हम समतल दर्पण को रखें। उसी तरह अगर 60 डिग्री पे रखते हैं तो कितने बनते हैं देख लेते हैं हम लोग। 0 से 0, 6 से 6 बार में, 6 एका 6 में से गया, 5 प्रतिबिंब बनेंगे। तो इस तरह से हम बहु प्रतिबिंब
बना सकते हैं। अगर हमारे पास दो समतल दर्पण है और दोनों को हम अलग अलग कोण पे रख दें तो बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, सैलून में एक दर्पण यहाँ होता है, एक दर्पण यहाँ होता है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हुआ? तो 180 डिग्री। ठीक है ना? तो दोनों में डिग्री का कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना? तो मान लीजिए कि अगर हम इसमें अनलिमिटेड बनता है, इन्फिनाइट इमेज बनेगा, है ना? तो अलग इस पे डिपेंड करता है कि कैसे हम करेंगे, लेकिन फार्मूला याद रखिएगा, 360 बटे कोण क्या होगा? जो दो समतल दर्पण को हम लोग जिस पर रखेंगे उसको रखेंगे और -1 कर देंगे, और इस तरह से हमारे पास बहुत आयाम बन जाएंगे। अब यहाँ पे बहुमूर्तिदर्शी, जिसको हम लोग कैलेडियोस्कोप कहते हैं, 3 ऐसे समतल दर्पण लिए गए आयताकार, और उसको 60 डिग्री पर सेट कर दिया गया, और उसको जब आप बना के उसके अंदर देखोगे तो बहुत सारा इमेज आपको दिखेगा। चित्रानुसार तीनों दर्पण को अगर एक प्रिज्म की आकृति दे दिया जाए तो इससे जुड़ी हुई आकृति के मोटे गत्तों से अगर बेलनाकार डब्बे में इस प्रकार अंदर कर दिया जाए कि डब्बा आकृति से थोड़ी लंबी हो जाए, तो हम देखेंगे अलग अलग पैटर्न बनेगा। पैटर्न मतलब डिजाइन बन जाएगा बहुत सारा। दिवाली में आप देखते होंगे कैलेडियोस्कोप से एक बिंदु बना रहता है, और उससे जब लाइट निकलता है तो बहुत सारा छोटा छोटा आकार निकलता है, दिल का स्टार बना हुआ, अलग अलग पिक्चर बने हुए रहते हैं। डीजे लाइट में भी यही होता है। आँख हमें अपने चारों ओर के रंग बिरंगे संस्कार को देखने के लिए बनाता है। हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उससे आने वाला प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश करता है, और अतः प्रकाश आँखों की संरचना और कार्यविधि हम आँखों की उचित देखभाल करने के लिए जानना जरूरी है। अब आँख के बारे में समझेंगे, तो आँख के बारे में बाबू नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। यहाँ तक प्रकाश का खेल है, इसके आगे वाले वीडियो में हम आँख के बारे में बनाएंगे। तब तक के लिए आप शेयर कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।